हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूँ अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आया हूँ जो सिटी का है, और ये मेरा 5000 क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, देखिए, फाइनेंस मॉडुलस गिव्स आइडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, फाइनेंस मॉडुलस जो है देता है आइडिया, किस पे विचार करता है, गिव्स आइडिया अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस पे। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, मीन साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन एग्रीगेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला सवाल, फाइनस मॉडुलस फाइन सैंड हैज, सूक्ष्म बालू में क्या होता है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नो प्लास्टिसिटी एट ऑल। देखिए, प्लास्टिसिटी इसमें नहीं होता है। ठीक है, और कोहेसिव भी नहीं होता है। जो फाइनेस्ट सैंड होता है उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है, प्लास्टिसिटी नहीं होता है नॉट, और आपका कोहेसिव भी नहीं होता है, ये कोहेसिव भी नहीं होता है। ठीक है, और कैपिलरी जो होता है फाइनेंस सैंड का, कैपिलरी जो होता है वो भी इसका लेस होता है। ठीक है, और दोस्तों लेकिन इसका इंटरनल जो फ्रिक्शन होता है फाइन सैंड का वो हाई होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी नहीं होता है। ठीक है, कोहेसिव भी नहीं होता है, और कैपिलरी बहुत लेस होता है। और हाई क्या होता है इसका, फाइन सैंड का हाई क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन हाई होता है। फाइन सैंड है, इसका इंटरनल फ्रिक्शन है वो हाई होता है। इंटरनल फ्रिक्शन हाई होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए पहला क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स इन द एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कंपैक्शन इज कॉल्ड द एंगुलर नंबर। जो वर्ड का प्रतिशत होता है मिलावे में, वो कुटाई करने के बाद उसी को हम एंगुलरिटी नंबर कहते हैं। तो ये सही है। एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, जो परसेंटेज ऑफ वर्ड्स इन एग्रीगेट आफ्टर प्रॉपर कंपैक्शन, कुटाई के बाद जो वर्ड्स बच जाता है मिलावे में, उसी को हम एंगुलरिटी नंबर कहते हैं। ये सही है। दूसरा आपका होता है, एंगुलर एग्रीगेट आर सुपीरियर देन राउंडेड एग्रीगेट। बोल रहा है जो एंगुलर एग्रीगेट होता है वो अच्छा होता है राउंडेड एग्रीगेट से। तो ये भी सही है, ये भी ठीक होता है। तीसरा क्या बोल रहा है, द सरफेस टेक्सचर डिपेंड अपॉन द हार्डनेस, ग्रेन साइज, फ्री स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक। तो थर्ड में ये बोल रहा है कि जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो डिपेंड करता है आपके हार्डनेस पे, और जो ग्रेन का साइज है फ्री स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर ऑफ दी रॉक पे। तो जो बनावट है वो डिपेंड करेगा ही। अगर रॉक हार्ड होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसमें सजावट में। ठीक है, उसका बनावट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 5456 अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इज kg पर क्यूब बताना है, इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड स्लैग अलाउड इज। देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 के अनुसार अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस के लिए द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है kg पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 450 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हमारा अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंपाउंड ऑफ द सीमेंट लिबरेट्स मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखिए बॉक्स कंपाउंड क्या होता है, यही आपका बॉक्स कंपाउंड होता है C3H, C3H, C2S और C4AF, ठीक है। और इसका एनर्जी के क्रम में बता दे रहे हैं, सबसे आपका एनर्जी ज़्यादा होता है C3A का, उसके बाद होता है आपका C3S, फिर होता है आपका C4AF और फिर आपका होता है C2S, ठीक है, इस क्रम में होता है, ठीक है। और C3A सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी अधिक होगा, C3A इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विथ, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करता है विथ किसके साथ, बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें से होगा आपका ऑप्शन बी, डिक्रीज इन वाटर रेशियो। देखिए कैसे होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कैसे होता है, वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट फॉर्मूला होता है। तो डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो पूछ रहा है, तो वाटर सीमेंट रेशियो को आप डिक्रीज कीजिए, कम कीजिएगा ये। तो ये देखिए वेट ऑफ सीमेंट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको आप डिक्रीज कीजिएगा तो ये आपका इंक्रीज होगा वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज, तो अभी स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जितना आप सीमेंट डालिएगा आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो इसमें बोल रहा है डिक्रीज इन वाटर रेशियो, तब आपका वाटर रेशियो जब डिक्रीज करेगा तो क्या आपका इंक्रीज करेगा, वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट की मात्रा आप बढ़ाइएगा तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, वर्केबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ एग्रीगेटर। बताइए जो स्वीकार्यता होती है, जो वर्केबिलिटी होती है वो किस में बेटर होता है, बताइए कौन सा एग्रीगेट होता है उसमें बेटर होता है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट इज गुड इफ द एग्रीगेटर, और कौन सा एग्रीगेट होगा, इसमें आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है, राउंडेड एग्रीगेट, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, जो राउंडेड एग्रीगेट होता है, जो आपका राउंडेड एग्रीगेट होता है उसमें जो वर्ड होता है, वर्ड परसेंटेज वो मिनिमम होता है, ठीक है। देखिए राउंडेड एग्रीगेट में जो वर्ड परसेंटेज होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है, वर्ड परसेंटेज मिनिमम होता है। और सरफेस एरिया का रेशियो भी मिनिमम होता है। ध्यान से सुनिए, जो राउंडेड एग्रीगेट होगा उसका वर्ड रेशियो मिनिमम होगा और आपका सरफेस एरिया का रेशियो भी मिनिमम होगा, दोनों मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा और ये भी मिनिमम होगा, ठीक है। अब जब दोनों मिनिमम होगा तो जो लुब्रिकेशन होगा ना, तो लुब्रिकेशन के लिए लेस वाटर इज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लुब्रिकेशन होता है एग्रीगेट में, मान लीजिए हम वाटर को डालते हैं तो वही हमारा लुब्रिकेशन का काम करता है वाटर। जब मिलावा में, जब एग्रीगेट में जो राउंडेड हो चाहे रेगुलर हो, किसी भी प्रकार का एग्रीगेट हो तो हम उसमें लुब्रिकेशन करते हैं। लुब्रिकेशन हमारा एग्रीगेट में वाटर के द्वारा होता है, जैसे गाड़ी में लुब्रिकेशन ग्रीस के द्वारा होता है, तो इसी तरह हमारा एग्रीगेट में वाटर के द्वारा होता है। तो लुब्रिकेशन के लिए इसमें लेस वाटर इज रिक्वायर्ड होगा जब आपका राउंडेड एग्रीगेट होगा तो, ठीक है। और क्या होता है, देखिए राउंडेड एग्रीगेट का वर्ड रेशियो मिनिमम होगा, सरफेस एरिया भी मिनिमम होगा। तो सरफेस एरिया जाहिर सी बात है मिनिमम होगा तो पानी को कम लेगा, वर्ड रेशियो भी मिनिमम होगा तो पानी को कम लेगा, ज़्यादा रहता है तब तो ज़्यादा पानी खींचता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोफोबिक सीमेंट रिलेट्स विथ आईएस कोड ऑफ।
बताइए, हाइड्रोफोबिक सीमेंट है उसको किस आईएस कोड से रिलेट करते हैं? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, व्हाट इज़ द पार्टिकल साइज ऑफ द कोर्स सैंड? कोर्स सैंड का पार्टिकल साइज क्या होता है? जो मोटा बालू होता है कोर्स सैंड, बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो होगा आपका 0.6 mm टू 2 mm। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू हैव सिग्रेशन इन कंक्रीट ड्रॉपिंग हाइट शुड नॉट बी मोर देन। देखिए, सिग्रेशन से बचाने के लिए, सिग्रेशन मतलब क्या होता है? कंक्रीट का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? जो कंक्रीट जो होता है उसमें कोर्स सैंड होते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, जो मिलावा होते हैं, वो पानी से अलग अलग हो जाते हैं जब फैल जाते हैं, एक दूसरे में बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, कंक्रीट का पृथक्करण कहलाता है जब कंक्रीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कितनी ऊंचाई से हम गिराएंगे कंक्रीट को तो उसका पृथक्करण ना हो, यही पूछ रहा है। तो कितने ऊंचाई से गिरेगा? तो इसका आप 100 सेंटीमीटर तक गिरा सकते हैं जिससे वो कंक्रीट सेफ रहेगा और उसका पृथक्करण नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हमारा, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस। तो लोअर वाटर सीमेंट कंक्रीट होगा तो क्या इंट्रोड्यूस करेगा? इन चारों में से बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो आपका बोले थे ना, क्या होगा? वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू क्या आता है? वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट। तो क्या बोल रहा है? लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। तो इसको लो कर दीजिएगा, लो कीजिएगा तो जाहिर सी बात है हाई हो जाएगा। तो हाई वेट ऑफ सीमेंट हाई होगा तो स्मॉलर क्रीप एंड श्रिंकेज हो जाएगा, ग्रेटर डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब सीमेंट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी और स्मॉलर परमिलिटी हो जाएगी। और फिर क्या होगा? इम्प्रूव्ड फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका चारों सही है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो का आप इंक्रीज करेगा तो वेट ऑफ सीमेंट डिक्रीज करेगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हमारा। और दोस्तों अगर आप ट्रिपल एससी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एग्जिस्ट। जो फाइन एग्रीगेट होता है, जो महीन मिलावा होता है, उसका साइज किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपको पता है 4.75 से ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद जो साइज होता है वो आपका कोर्स सैंड में आ जाता है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला सवाल, एज पर IS 456 द मैक्सिमम फ्री वाटर कंटेंट रेशियो फॉर M25 कंक्रीट इन RCC वर्क। पूछ रहा है इसमें कि एज पर IS 546 IS के अनुसार जो मैक्सिमम फ्री वाटर होगा सीमेंट रेशियो का फॉर M25 कंक्रीट के लिए इन RCC वर्क इज क्या होगा? मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो M25 कंक्रीट के लिए RCC वर्क में, तो ये होता है आपका 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो बता दिए थे 4.75 होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ ए डिलीटरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण एक हानिकारक कार्यवाही सीमेंट व मिलावा के बीच रासायनिक प्रभाव का अनुमान लगाता है। मतलब कि देखिए, डिलीटरियस एक्शन का मतलब होता है रासायनिक जो हानिकारक प्रभाव है उसका अनुमान लगा ले। सीमेंट हो, सीमेंट का इफेक्ट हो, ठीक है, सीमेंट का जो केमिकल इफेक्ट होता है रासायनिक प्रक्रिया से जो हानिकारक हुई उसका अनुमान लगा लें। वही पूछ रहा है कि टेस्ट एस्टिमेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ ए डिलीटरियस एक्शन बिटवीन सीमेंट और एग्रीगेट। जो सीमेंट होता है और एग्रीगेट होता है, ठीक है, दोनों जब मिलेंगे तो रासायनिक क्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया अच्छा है कि हानिकारक है, इसका अनुमान लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका
मोटर बार टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड विथ एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट इज प्रैक्टिकली सेम एट द वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए कंक्रीट है, वो कंक्रीट या तो एंगुलर एग्रीगेट से बना हो या राउंडेड एग्रीगेट से बना हो। ठीक है, ठीक है, तो उस कंक्रीट जो देखिए जो एंगुलर एग्रीगेट से बना हो या राउंडेड एग्रीगेट से बना हो, उसका जो स्ट्रेंथ होगा किस वाटर सीमेंट रेशियो पे समान होगा। किस वाटर रेशियो पे उसका समान होगा, या एंगुलर एग्रीगेट हो या राउंडेड एग्रीगेट हो, कोई भी मिला हुआ है, दोनों मिला हुआ में से उसका वाटर सीमेंट रेशियो किस पे समान होता है, उसका स्ट्रेंथ किस रेशियो पे समान होता है, ये पूछा है। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी 0.65। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि लॉस एंजल्स मशीन का हम प्रयोग करते हैं फॉर एग्रीगेट। किसके लिए प्रयोग करते हैं लॉस एंजल्स मशीन का? तो इसका हम यूज करते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है, उसको लॉस एंजल्स मशीन के द्वारा टेस्ट करते हैं। ठीक है, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए हम जिस मशीन का यूज करते हैं लॉस एंजल्स मशीन, वो एक भारी ड्रम होता है। ठीक है, जिसका इनर डायमीटर होता है, देखिए भारी ड्रम होता है, इसका इनर डायमीटर होता है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर, और इसकी लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल सरफेस के लिए गिट्टी का घर्षण मान होता है वो 45% होता है, तथा एब्रेशन सरफेस के लिए 30% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल, इफ द साइज ऑफ ए स्पेसिमेन यूज टू टेस्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट विल। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जब हम स्पेसिमेन का, देखिए यदि कंक्रीट की संपीड़न शक्ति का परीक्षण करने के लिए, ठीक है, कंक्रीट का संपीड़न शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किए गए नमूने के आकार में कमी है। ठीक है, तो कंक्रीट की संपीड़न का ताकत क्या होगी? ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को घटा दीजिएगा तो वो क्या करता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होगा, तो ये होगा आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा अगला सवाल, देखिए इसमें बोल रहा है अकॉर्डिंग टू IS 383 द कोर सेंट्स फॉल अंडर ग्रेडिंग जोन IS 383। ठीक है, सॉरी, देखिए मान लीजिए IS 383 के अनुसार जो मोटा सैंड है, कोर सैंड है, वो फॉल्स अंडर ग्रेडिंग जोन, मोटी बालू वर्गीकरण के लिए किस क्षेत्र में आती है? मोटी बालू का वर्गीकरण कोर सैंड ग्रेडिंग जोन, तो किस श्रेणी में आती है? मोटी बालू वर्गीकरण 1, 2, 3, 4 किस श्रेणी में आती है, बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 4। ठीक है, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 1 हो जाएगा, कोर्सेंट दिया हुआ है ना, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, कोर्सेंट के लिए 1, और आपका फाइन पुलेगा फाइनेस्ट सेंड, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये 4 जो होगा वो फाइनेस्ट सेंड के लिए हो जाएगा, फाइन सेंड के लिए। ठीक है, और जो वो 1 है ये आपका कोर्सेंट के लिए हो जाएगा। इसमें पूछा है क्या है कोर्सेंट, तो आपका 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल, व्हाट शुड बी डन टू इंजर कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट। ठीक है, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए टू इंजर कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट, मिलावे की नियत नमी की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलावा है जो एग्रीगेट है
उसकी मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, वाटर कंटेंट को निश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें सब। एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज, देखिए प्रत्येक मिलावा का जो है आधार क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। दूसरा, हाइट ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट बी एक्सीड 1.50 मीटर, तो ये भी सही है। एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर्स बिफोर एग्रीगेशन आर यूज्ड, तो ये भी सही है। आपका तीनों सही होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल हमारा, फॉर एम 7.5 व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर 50 kg ऑफ सीमेंट मैक्सिमम लीटर। इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप मान लीजिए कंक्रीट ग्रेड एम 7.5 यूज़ करेंगे, ठीक है, 50 kg सीमेंट के लिए, तो कितना लीटर पानी चाहिए, ठीक है। जब ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं आप एम 7.5, ठीक है, 50 kg सीमेंट के लिए, तो जल की मात्रा बताना है कितना लीटर चाहिए जल, बताइए किसको कौन सा सही होगा। तो देखिए 7.5 m है ना, तो इसमें आपका हो गया 45 लीटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए टेबल है, उसको हम लिखवा दे रहे हैं, देखिए टेबल को नोट करिए। देखिए ये टेबल है। अब आपका ये मान लीजिए कंक्रीट का ये ग्रेड हो जाएगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 kg सीमेंट, 50 kg सीमेंट, देखिए 50 kg सीमेंट एग्रीगेट का भार, ठीक है, 50 kg सीमेंट एग्रीगेट का भार, ये 50 kg सीमेंट के लिए, 50 kg सीमेंट के लिए पानी का भार, वाटर का वेट, और इसमें क्या है 50 kg सीमेंट के लिए मिलावे का भार, एग्रीगेट का भार, समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा साफ करके फिर से बता रहे हैं, देखिए कैसे गलती हो गया। इसमें आपका हो जाएगा कंक्रीट ग्रेड, ठीक है, सॉरी देखिए इसमें हो जाएगा आपका कंक्रीट ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 kg सीमेंट के लिए एग्रीगेट का भार, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 50 kg सीमेंट के लिए पानी का भार, ठीक है। तो देखिए जब आपका M5 होगा तो ये आपका हो जाएगा 800 kg, ये मिलावे का भार है, और पानी लगेगा आपका 60 लीटर, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 7.5, अगर कंक्रीट ग्रेड है तो ये आपका सीमेंट एग्रीगेट लगेगा आपका 625 kg एग्रीगेट लगेगा, और पानी लगेगा 45 लीटर, ठीक है। अब देखिए अगर आपका M10 है तो कंक्रीट आपका लगेगा 480 और पानी लगेगा 34 लीटर। M15 है तो कंक्रीट लगेगा आपका 330 और पानी लगेगा 32 लीटर, ठीक है। उसी अनुसार अगर कंक्रीट आपका M20 है तो कंक्रीट लगेगा 250 और पानी लगेगा 32 लीटर, ठीक है। सॉरी M20 है तो आपका लगेगा 250 और पानी लगेगा 30 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका 45 सही होगा। देखिए हमारा अगला सवाल, एन एग्रीगेट इज नॉन एज साइक्लोपियन एग्रीगेट इफ इट साइज मोर देन, उस मिलावे को हम साइक्लोपियन कहेंगे, कब कहेंगे, जब उसका आकार 75 mm से अधिक हो। चलिए नेक्स्ट, तो बताइए इसमें क्या होगा। अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, ये सेकंड है, और हम 5000 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा,
इफ़ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मेन डायमेंशन, द एग्रीगेट इज क्लासिफाइड एज। तो इसमें बोल रहा है कि जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है एग्रीगेट का इज लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मेन डायमेंशन, तो एग्रीगेट को क्या कहेंगे। तो पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि देखिए जो ये आपका होता है, पहले आप बताइए कि इसमें कौन से होगा। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी, ठीक है, फ्लेकी होगा। ठीक है, फ्लेकी जो वो होता है जब कंक्रीट का जो मिलावे का जो स्मॉलेस्ट साइज होता है, ठीक है, पार्टिकल्स, मान लीजिए कंक्रीट है, उसका पार्टिकल जो मिनिमम पार्टिकल का जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो या तो देखिए 0.6 टाइम्स होता है अपने मीन डायमेंशन का। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जो 0.6 टाइम मीन डायमेंशन से कम होता है तो उसे हम कहते हैं फ्लैकी एग्रीगेट। और एक होता है इलोंगेटेड, जो इसका होता है जो अपने पार्टिकल का 9.5 टाइम्स या 1 टाइम्स से अधिक हो तो आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट हो जाता है। तो इसमें आपका फ्लैकी एग्रीगेट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो बताइए प्रॉपर साइज क्या होगा क्यूब का जो सांचा मोल्ड है उसका टेस्टिंग जो करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जानने के लिए। तो मोल्ड का जो होता है क्यूब मोल्ड का उसका साइज बताना है, प्रॉपर साइज क्या होगा बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन है 7.05। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो। दोस्तों ये मैंने बता दिया था, ऑप्शन डी इधर राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 383 व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट फॉर एब्रेशन वैल्यू परसेंटेज एग्रीगेट यूज फॉर नॉन वेयरिंग कंक्रीट सरफेस। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि देखिए IS 383 के अनुसार बिना धारण वाली कंक्रीट, ठीक है, नॉन वियरिंग कंक्रीट पूछ रहा है, बिना धारण वाली कंक्रीट की सतह के लिए मिलावे का अनुज्ञेय अपघर्षण मान पूछ रहा है, परमिसेबल लिमिट फॉर एब्रेशन वैल्यू नॉन वियरिंग कंक्रीट सरफेस के लिए। बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें आपका होगा ऑप्शन 50 होगा इधर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए नॉर्मल सरफेस के लिए जो गिट्टी है चाहे मिलावा है, ठीक है, ठीक, नॉर्मल सरफेस के लिए जो अपघर्षण मान होता है वो 45% होता है। ठीक है, और एब्रेशन सरफेस के लिए 30% होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, नॉन वियरिंग कंक्रीट। नॉन वियरिंग कंक्रीट सरफेस का मतलब होता है नॉर्मल सरफेस। नॉन वियरिंग कंक्रीट सरफेस को ही हम नॉर्मल सरफेस कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मल सरफेस के लिए क्या होता है अपघर्षण मान का वैल्यू 45%। तो 45% इसमें दिया नहीं हुआ है तो हम 50 ले लेंगे, 40 को नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल हमारा, देखिए सिलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी यूज्ड फॉर मास सीमेंट कंस्ट्रक्शन। मास सीमेंट कंस्ट्रक्शन कराना है तो किस प्रकार का सीमेंट यूज करते हैं बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी 1 2 3। लो हेड सीमेंट का भी यूज़ करते हैं, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं, और पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का भी यूज़ करते हैं। तीनों सही होगा। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का हम यूज नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाई IS 381970। ठीक है, फॉर एन आइडियल एग्रीगेट यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो देखिए दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है, जैसे कि आवश्यकता अनुसार 383 1970 के अनुसार परिभाषित किया गया था। ठीक है,
कि कंक्रीट के निर्माण के लिए, मेन पॉइंट आपको देखिए क्वेश्चन में ये दिया है, कंक्रीट के निर्माण के लिए एक आदर्श मिलावा प्रयोग किया जाता है। देखिए आइडियल एग्रीगेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। आइडियल एग्रीगेट हम किसे कहेंगे? आदर्श मिलावा जो एक हानिकारक ना हो, ठीक है। एक सही मिलावा किसे हम कहेंगे कि हमारा एग्रीगेट सही है, वो क्या प्रॉपर्टी रखना चाहिए, वही पूछ रहा है। तो बताइए इसमें कौन सही होगा? सॉरी, इसमें बोल रहा है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट, इसमें करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। करेक्ट नहीं है, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं रखता हो? एक बढ़िया सीमेंट मिलावा जो है एग्रीगेट है, वो इनमें से किस प्रॉपर्टी को नहीं रखता हो, ठीक है। एक बढ़िया कंक्रीट के पास क्या नहीं होना चाहिए मिलावे के पास? देखिए ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इट शुड बी हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये तो होना चाहिए, नहीं होना पूछ रहा है, ठीक है। इट शुड बी कंटेंट फ्लैकी एंड इलोंगेटेड स्पेसेस, ये भी होना चाहिए। सॉरी, यही नहीं होना चाहिए, ये फ्लैकी एंड इलोंगेटेड नहीं होना चाहिए, वो राउंडेड होना चाहिए, ठीक है, और या फिर एंगुलर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी भी होना चाहिए, इट शुड बी डेंस क्लियर एंड फ्री फ्रॉम एनी कोटिंग, तो ये भी है सही, ये साफ और किसी आवरण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है, सी भी सही होना। डी देखते हैं, इट शुड कंसिस्ट ऑफ नेचुरल स्टोन ग्रेवल एंड सैंड, इसमें प्राकृतिक पत्थर ग्रेवल और बालू पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी सही है, कंक्रीट में होना चाहिए, सॉरी ग्रेवल में होना चाहिए, जो एग्रीगेट है उसमें ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी होना चाहिए एग्रीगेट में, लेकिन आपका ये जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लैकी और इलोंगेटेड पीस नहीं होना चाहिए, एंगुलर और राउंडेड पीस होना चाहिए अच्छे प्रकार के एग्रीगेट के लिए, मिलावे के लिए, ठीक है। और तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन, फाइनेस्ट मॉडुलस बताना है सूक्ष्म मिलावे का, यानी कि फाइन एग्रीगेट का। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए, ठीक है, ए आपका सही होगा। देखिए ए का भी टेबल है, बता दें, जब फाइन सैंड होगा तो मिनिमम फाइनेस्ट मॉडुलस, देखिए फाइन सैंड एक कोर्स सैंड है, तो फाइन सैंड होगा तो मिनिमम होगा आपका 2 और मैक्सिमम होगा 3.5, और कोर्स सैंड होगा तो मिनिमम होगा, ये फाइनेस्ट मॉडुलस है, ये आपका फाइनेस्ट मॉडुलस है, फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है। ये 2 और 5 क्या है, ये आपका फाइनेस्ट मॉडुलस है, ठीक है। तो जब आपका फाइन सैंड होगा तो ये फाइनेस्ट मॉडुलस मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम 3.5 होगा, और कोर्स सैंड होगा, ठीक है, सॉरी कोर्स एग्रीगेट होगा, ये फाइन एग्रीगेट, ये कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट होगा तो मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 8.5, याद रहेगा, ठीक है। फाइनेस्ट मॉडुलस पूछा है फाइन एग्रीगेट का, तो फाइनेस्ट मॉडुलस आपका ये टेबल है फाइनेस्ट मॉडुलस का, तो मिनिमम के लिए और ये मीन के लिए, ये मैक्स के लिए, तो मिनिमम होगा फाइन, देखिए फाइन एग्रीगेट के लिए मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3.5, कोर्स एग्रीगेट के लिए मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8.5, ठीक है। तो इसमें बोला है क्या है, फाइन एग्रीगेट का, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट इज टू सर्व एज, तो मिलावे का फंक्शन क्या होता है, क्यों हम मिलावे का यूज़ करते हैं, एग्रीगेट का क्यों हम यूज़ करते हैं? बताइए, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो मिलावे का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों नहीं छड़ पे खड़ा कर देते हैं? तो हमारा कौन सा काम करता है, तो हमारा काम करता है फिलर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दोस्तों बताइए इसमें कौन सही होगा, सैंड रिक्वायरिंग ए हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, बताइए कौन सा सैंड इसमें हाई वाटर सीमेंट रेशियो होगा, तो होगा आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। करेक्ट ऑल क्यों होगा, देखिए पहला पॉइंट, वाटर इनेबल केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विथ सीमेंट, देखिए
वाटर सक्षम होता है केमिकल रिएक्शन के लिए टू टेक प्लेस विथ सीमेंट, ठीक है। जल सीमेंट के साथ होने वाली रासायनिक प्रक्रिया को सक्षम होता है, ठीक है। जब सीमेंट में हम जल डालते हैं, जब सीमेंट है उसमें पानी डालेंगे तो रासायनिक क्रिया होगा, तो रासायनिक क्रिया के लिए ये सक्षम है, मतलब कि टेक प्लेस करता है, सक्षम, इनेबल है, तो ये आपका सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वाटर लुब्रिकेंट द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल एंड सैंड एंड सीमेंट। पहले ही बताया था लुब्रिकेंट जो होता है वो वाटर हमारा होता है, वाटर हमारा जो होता है लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। ग्रेवल सैंड और सीमेंट, जो ग्रेवल होता है मसाला होता है, उसके लिए हमारा जो लुब्रिकेंट का काम वाटर करता है। जैसे गाड़ी है तो उसमें लुब्रिकेंट का काम ग्रीस ऑयल करता है ना, घर्षण को लेस करता है, घर्षण रिड्यूस करता है। लुब्रिकेंट का क्या काम है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है, और स्मूथनेस बनाना। तो ये हमारा जो मिलावा होता है, जो कंक्रीट बनाते हैं, तो ग्रेवल सैंड और सीमेंट का जो होता है मिक्सचर, उसमें हम लुब्रिकेंट के तौर पर वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बी भी सही है। तीसरा, ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए सिर्फ ओनली ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। देखिए मान लीजिए सीमेंट होता है, इसमें थोड़ा सा भी पानी डालते हैं तो हाइड्रेशन होने लगता है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। ज़्यादा मात्रा की जरूरत नहीं होती सीमेंट को। सीमेंट लाइए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, देखिए हीट ऑफ एनर्जी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, बहुत सी ज़्यादा तुरंत प्रोड्यूस होगा हीट ऑफ एनर्जी C3A के कारण, ठीक है। तो आपका सी भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताइए, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ़ 20 mm डाउन कोर्स एग्रीगेट आर यूज। देखिए माइल्ड और एक्सपोजर कंडीशन है तो 20 mm का मोटा मिलावा का यूज़ करते हैं, कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो होता है, जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट नॉट लेस देन, तो जो मिनिमम सीमेंट कंक्रीट होना चाहिए वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। फॉर देखिए कंडीशन देखना पड़ेगा पहले, फॉर माइल्ड एंड एक्सपोजर कंडीशन। तो माइल्ड और एक्सपोजर कंडीशन के लिए क्या पूछ रहा है? 20 mm मोटा मिलावा का, तो किससे कम नहीं होना चाहिए? तो ये आपका होगा 300 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए हमारा अगला सवाल, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप SSC के स्टूडेंट हैं तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चाहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होता है, इंडिकेट करता है किस प्रॉपर्टी को? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू किस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है बताइए? तो ये इंडिकेट करता है आपका टफनेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। तो इसमें बताना है कि जो मैक्सिमम साइज होता है एग्रीगेट का, एग्रीगेट इन कंक्रीट डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड करता है? जो कंक्रीट का मैक्सिमम साइज होता है किस पे डिपेंड करेगा बताइए? तो इसमें आपका होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। समुच्चय कंक्रीट में अधिकतम आकार किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका चारों पे निर्भर करेगा। थिकनेस ऑफ द फंक्शन स्ट्रक्चर सेक्शन, स्ट्रक्चर सेक्शन की मोटाई पर, स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, जो छड़ देते हैं उसका कितने दूरी पे देना है वो भी तो मेंटेन करेगा ना, कि एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर कवर भी देखना पड़ेगा कि आपका कंक्रीट कहीं ज़्यादा बार हो जाएगा तो फिर टूट सकता है या फिर गिर जाएगा कंक्रीट जो आपका एग्रीगेट है। बाइंडिंग बनाने के लिए एक डिज़ाइन चाहिए जिससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज डिपेंड करेगा आपका कि छड़ की स्पेसिंग कितना दे रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे छड़ दे रहा है, ठीक मोटाई कितनी है आपके इस सेक्शन का, संरचना बना रहे हैं तो उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, क्लियर कवर कितना छोड़ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा एग्रीगेट का। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें बोल रहा है वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो। तो पहले फॉर्मूला बताया था मैंने, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ सीमेंट। थोड़ा सा बस क्वेश्चन घुमाया है, बाकी रेशियो है, ठीक है। देखिए तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, वेट टू सीमेंट है ना, तो वेट टू सीमेंट देखिए वाटर टू सीमेंट है, यहाँ वाटर टू सीमेंट है, ठीक है, बाई वेट, तो बाई वेट हो गया, समझो ना।
हाई देखिए इसमें जो आगे रहता है वो ऊपर होता है, जो पीछे रहता है 2 के बाद वो नीचे रहता है। तो आगे क्या है वाटर, तो ऊपर वाटर है, नीचे फिर भी बाद में क्या है 2 सीमेंट, तो नीचे सीमेंट है, ठीक है। और बाई वेट मतलब वेट के द्वारा, तो दोनों में वेट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए इसमें कौन सही होगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डिपेंड अपॉन, तो जो मिलावे का एग्रीगेट का बल्क डेंसिटी होता है किस पर डिपेंड करता है बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर, चारों पर डिपेंड कर देगा। शेप, ग्रेडिंग और कॉम्पैक्शन, बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट तीनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। मिलावे के नीचे दिए गए कौन सा गुण अवांछनीय है, मतलब गुण अच्छा नहीं है, अवांछनीय है। जो एग्रीगेट में वो गुण नहीं होना चाहिए, मिलावे में वो गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा गुण मिलावे में नहीं होना चाहिए, एग्रीगेट का जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई ना करे, कौन सा गुण, कौन सा प्रॉपर्टी। तो इसमें होगा आपका स्मूथ टेक्सचर, चिकनी बनावट नहीं होना चाहिए एग्रीगेट में। देखते कोई भी मिलावा होता है उसका चिकनी बनावट नहीं होता है, ठीक है। चिकनी बनावट होगा तो आपको बाइंडिंग सही से नहीं होगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन उसमें रहना चाहिए ताकि वो बाइंड कर पाए, पकड़ पाए। पूरा चिकना सरफेस होगा तो सीमेंट बालू गिट्टी जो होते हैं, जो मिलावा डालते हैं हम, तो एक दूसरे को बाइंड नहीं करेंगे अगर स्मूथ टेक्सचर होगा तो इसलिए जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल। ऑन ए ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ऑन ए ग्रेडिंग गैप कर्व, जो ग्रेडिंग कर्व होता है उसमें गैप ग्रेडिंग रिप्रेजेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी ए इज द राइट आंसर, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा अगला सवाल। बताइए एज द चीप अल्टरनेटिव फाइनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय यूजिंग, चीप अल्टरनेटिव मतलब बहुत सस्ता विकल्प, जब अगर टेस्ट करना होगा सीमेंट का फाइनेस को टेस्ट करना है, फाइनेस ऑफ सीमेंट ज्ञात करना है, सीमेंट की सुक्षमता ज्ञात करनी है, तो किस सस्ते टेस्ट को यूज करेंगे जो सबसे सस्ता हो बताइए। तो हम करेंगे सिव एनालिसिस, चनली विश्लेषण, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसमें 90 इसमें जब क्या होता है 90 चालनी, जिसमें कम से कम 90% वजन द्वारा छनकर निकलना चाहिए, ठीक है। क्या बोला IS 90 म्यू चालनी, जिसमें से कम 90% छनकर निकलना चाहिए, यही आपका सिव एनालिसिस करना चाहिए सस्ते के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड, देखिए पहला पार्ट देखे होंगे तो आपको बल्किंग ऑफ सेट पूरा क्लियर करा दिए हैं पहला पार्ट में, इसका वन देखिएगा तो फिर से हम बता दे रहे हैं। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड, तो ये आपका होता है बल्किंग ऑफ सैंड, देखिए ठीक है। इंक्रीज इन वॉल्यूम आपका क्या होता है इंक्रीज कर जाता है जब मॉइस्चर पाता है, पानी अब देंगे तो क्या होगा, जो सरफेस होगा मॉइस्चर, जो सरफेस होगा वो मॉइस्चर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है उससे जो बालू होता है अपना सरफेस को, अपना वॉल्यूम को 3 से 4 गुना 30 से 40% इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये बोला इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सैंड व्हेन वाटर इज एडेड, तो ये आपका बल्किंग इज द राइट आंसर। और सिग्रिगेशन आपको पता ही है, पृथक्करण मिलावे का अलग हो जाना। ब्लीडिंग क्या होता है, ताजे कंक्रीट मिक्स में मिलावे का अलग हो जाना। फ्रेश कंक्रीट जो होता है ना, जो बिखर के ख़राब हो जाता है उसी को हम ब्लीडिंग कहते हैं। इसमें आपका पूछा है तो उसके अनुसार बी सही है, ठीक है, बल्किंग का डिफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही पूछा है बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड बाय, तो पहले बताया था जैसे बल्किंग ऑफ सैंड कॉज्ड बाय सरफेस मॉइस्चर। सरफेस मॉइस्चर के कारण क्या होता है, बल्किंग होता है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीज्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है। सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर 150 mm, देखिए सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर 150 mm है और हाइट 300 mm है, जिसको हम यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं, इससे सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन का किस लिए यूज करते हैं, इसका डायमीटर 150 mm है और हाइट 300 mm है। तो हम यूज करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिए, बता दे रहे हैं इसमें क्या होता है, क्या है इसमें होता ये है कि देखिए
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, एक क्यूब होता है, ठीक है, एक क्यूब है जिसका वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स कर दीजिए, वाटर सीमेंट रेशियो आप फिक्स कर दिए, ठीक है, फिक्स कर दिए, और टेम्परेचर इसको दे दीजिए आप 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस से 2 कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, 28 दिन के लिए, 28 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 28 दिन बाद आप क्या देखिएगा, जो स्ट्रेंथ निकल के आएगा यही आपका स्ट्रेंथ निकल के आएगा, कितना स्ट्रेंथ निकलता है यही आपको जानना है, तो यही स्ट्रेंथ निकल के आएगा, वही आप ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, इसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी, इसी स्ट्रेंथ को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ गए ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमारा अगला सवाल, द परसेंटेज ऑफ वर्ड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, तो सीमेंट में रिक्ता का प्रतिशत लगभग होता है, बताइए सीमेंट में रिक्ता कितना होता है, वर्ड कितना होता है, परसेंटेज ऑफ वर्ड बताइए सीमेंट में। देखिए तो ये आपका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 40% होता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वर्ड इन सीमेंट 40%, सीमेंट कैसे बनाया जाता है, तो 65% लाइमस्टोन प्लस 35% क्ले को मिलाकर जब हम क्या करेंगे 1700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होता है, सीमेंट का निर्माण करता है, ठीक है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका 100, देखिए जो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, उसका 160 kg पर सेंटीमीटर क्यूब स्ट्रेंथ गेन करता है 3 डे में, ठीक है। और जो 7 डे में कितना गेन करता है, 3 डे में 160 kg पर मीटर क्यूब करता है, और 7 डेज में गेन करता है, 7 डेज में कितना गेन करता है, 220 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर UPSC के स्टूडेंट है तो ज़्यादा डेट पे ध्यान ना दें, अपने कोर्स पे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।